नमस्कार। चिकित्सा को समझना है तो देखिए, मानव शरीर की बनावट को समझना तो पड़ेगा ही, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो एकदम बुनियाद है। लेकिन इसे सीखने का तरीका वो हमेशा एक जैसा नहीं रहा है। मतलब पुराने जमाने की समझ से लेकर वो वेसालियस की क्रांति तक और फिर आज की डिजिटल दुनिया, ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि ये शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी, इसको सीखने का तरीका आखिर बदला कैसे है। हाँ, और इसके लिए हमने काफी कुछ देखा है। एकेडमिक स्टडीज हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, रिसर्च पेपर्स भी। अच्छा, इनमें पुराने और नए तरीकों की तुलना की गई है। इसका पूरा इतिहास खंगाला गया है। शरीरदान की क्या भूमिका रही है और आज भी एनाटॉमी इतनी जरूरी क्यों है, ये सब कुछ। हमारा मकसद बस यही है कि इस पूरी कहानी को और इसके महत्व को अच्छे से समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? लगता है मिस्र में काफी पहले लोगों ने शरीर के अंगों को पहचानना शुरू कर दिया था। कुछ पुराने दस्तावेज मिले हैं शायद। बिल्कुल। एडविन स्मिथ पेपरस ये करीब 1600 ईसा पूर्व का है और एक एबर्स पेपरस भी है लगभग 1550 ईसा पूर्व का। ओह, इतने पुराने। हाँ, इनमें दिल, खून की नसें, लिवर, स्प्लीन, गुर्दे, गर्भाशय, मूत्राशय, इन सब का जिक्र मिलता है। अच्छा, वो लोग दिल को खून की सप्लाई का सेंटर मानते थे, लेकिन हाँ, गुर्दे या दिमाग के काम की उन्हें ज्यादा समझ नहीं थी। वो तो सोचते थे कि दिल ही शरीर के सारे तरल पदार्थ, मतलब खून, आंसू, पेशाब, वीर्य, सब वहीं से आते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। फिर आया यूनान का जमाना, वहां भी कोशिशें हुई होंगी। हाँ बिल्कुल। अल्केमियन जैसे लोग थे जिन्होंने शायद जानवरों की चीर-फाड़ करके देखा। फिर अरस्तु ने अलग अलग जानवरों की बनावट की तुलना की। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब हेरोफिलिस और एरासिस्ट्रेटस आए। ये 4वीं सदी ईसा पूर्व के आखिर की बात है, अलेक्जेंड्रिया में। हाँ, मैंने सुना है उन्होंने पहली बार इंसानी शरीर का विच्छेदन किया था। जी हाँ, न सिर्फ मानव विच्छेदन, बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने जीवित विच्छेदन यानी विविसेक्शन भी किया। ओह, ये तो विवादास्पद लगता है। हाँ काफी। पर उन्होंने ही ये विचार बदला कि बुद्धि का केंद्र दिल नहीं दिमाग है। उन्होंने नसों और धमनियों में फर्क भी बताया था। लेकिन फिर एक ऐसा दौर आया जब एक ही आदमी, गैलन, की बातें लगभग 1300 साल तक छाई रहीं। ये कैसे हुआ? और सुना है उन्होंने ज्यादातर जानवरों पर ही काम किया था। सही कहा। गैलन ने बंदरों, बैलों जैसे जानवरों का विच्छेदन किया। देखिए, उनकी कुछ बातें तो सही थी, जैसे उन्होंने बताया कि धमनियों में हवा नहीं खून होता है। ये बड़ी खोज थी उस जमाने में। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी कई धारणाएं गलत भी थीं। जैसे वो मानते थे कि खून दिल से आगे पीछे बहता रहता है, एक तरह का उतार चढ़ाव होता है, या ये कि लिवर लगातार नया खून बनाता रहता है। अच्छा, मतलब परिसंचरण की सही समझ नहीं थी। बिल्कुल नहीं, खुला परिसंचरण तंत्र मानते थे। फिर भी उनकी किताबें जैसे ऑन एनाटॉमिकल प्रोसीजर्स वो सदियों तक मेडिकल पढ़ाई का आधार बनी रहीं। उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता था आसानी से। 1300 साल! तो क्या इस लंबे अरसे में कोई सुधार हुआ ही नहीं? हुए खासकर इस्लामिक स्वर्ण युग में कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। इब्न अल नफीस नाम के एक चिकित्सक थे। हाँ, सुना है इनके बारे में। उन्होंने फुफ्फुसिया परिसंचरण यानी खून फेफड़ों से होकर कैसे गुजरता है, इसकी सही जानकारी दी। ये गैलन की थियरी से बिल्कुल अलग और सही थी। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। उन्होंने कोरोनरी और केशिका परिसंचरण पर भी कुछ शुरुआती काम किया था और मानव विच्छेदन भी किया। फिर अल राजी, जिन्हें रेजेज भी कहते हैं, उन्होंने भी गैलन की कई बातों को सुधारा अपनी किताबे अल मंसूरी में। और यूरोप में क्या चल रहा था उस समय? यूरोप में उस दौरान ज्यादातर लोग गैलन की किताबों और जानवरों के विच्छेदन पर ही निर्भर थे। हालांकि एक नाम आता है मोंडिनो डी लूजी का। उन्होंने 1315 में बोलोगना, इटली में पहला दर्ज मानव विच्छेदन किया था। मतलब शुरुआत हो रही थी धीरे धीरे। हाँ, बहुत धीरे। फिर आया पुनर्जागरण काल, रेनेसा। लियोनार्डो द विंची, उनके वो अद्भुत शारीरिक चित्र, वो इसी दौर के हैं ना? हाँ बिल्कुल। उनके चित्र बहुत विस्तृत थे, हालांकि उस समय छपे नहीं। उन्होंने रीढ़ की हड्डी की पहली सटीक तस्वीर बनाई, सिरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों का भी वर्णन किया। और प्रिंटिंग प्रेस का क्या रोल रहा? उसने गैलन की किताबों को और फैलाया होगा। हाँ, प्रिंटिंग प्रेस से गैलन के काम फैले तो जरूर, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। वो क्या? जब ज्यादा लोगों के पास किताबें पहुंची तो ज्यादा लोगों को उनकी गलतियों पर सवाल उठाने का मौका भी मिला, और यहीं से मंच तैयार हुआ एंड्रियास वेसालियस के लिए। एंड्रियास वेसालियस, एनाटॉमी में क्रांति लाने वाले।
सुना है वो पुराने ढर्रे के बहुत खिलाफ थे। बिल्कुल। 1514 में ब्रुसेल्स में जन्मे थे। उन्होंने पेरिस में पढ़ाई की। वहां उन्होंने देखा कि प्रोफेसर बस किताब से पढ़ते रहते थे, एक सहायक शरीर काटता था और दूसरा सिर्फ इशारा करता था। मतलब प्रोफेसर खुद हाथ नहीं लगाते थे? नहीं, वेसेलियस ने इसकी खूब आलोचना की। वो कहते थे कि ये प्रोफेसर तो कौवे की तरह मंच पर बैठकर बस दूसरों की बातें दोहराते हैं, खुद कभी लाश पर चीजों को परखते नहीं है। फिर वो पडुआ विश्वविद्यालय गए, इटली में। वहां माहौल थोड़ा खुला था, उन्हें खुलकर काम करने की आजादी मिली। अच्छा, और वहीं उन्होंने अपनी वो मशहूर किताब लिखी, डे ह्यूमाने कॉर्पोरेस फैब्रिका। 1543 में प्रकाशित हुई, डी ह्यूमानी कॉर्पोरेस फैब्रिका लिब्री सेप्टेम। ये किताब एक मील का पत्थर थी, पूरी तरह से उनके खुद किए गए मानव विच्छेदन पर आधारित। और उसमें चित्र भी थे शायद। अरे 250 से ज्यादा बेहद सटीक और कलात्मक चित्र थे। कहा जाता है कि कलाकार जॉन वैन कैल्कर या टिटियन के स्कूल के लोगों ने बनाए थे। वाह! सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने सीधे सीधे गैलन की सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी। वेसालियस सिर्फ गलतियां नहीं सुधार रहे थे, वो ज्ञान पर भरोसा करने का तरीका बदल रहे थे। पुरानी किताबों से हटकर अपनी आंखों देखी सच्चाई पर जोर दे रहे थे। यही असली क्रांति ही। बिल्कुल। क्या कुछ खास गलतियां थीं जो उन्होंने सुधारी? मतलब कोई उदाहरण? कई थी। जैसे उन्होंने बताया कि छाती की हड्डी स्टर्नम कैसी होती है, निचला जबड़ा मैंडिबल, वो एक ही हड्डी है। गैलन ने 2 बताई थी, शायद बंदरों के आधार पर। अच्छा। उन्होंने दिखाया कि इंसानों में रेटे मेरावाइल लैम का खून की नलियों का जाल दिमाग के नीचे नहीं होता, जो भेड़ जैसे जानवरों में मिलता है। और गैलन ने इंसानों के लिए भी मान लिया था। उन्होंने ये भी साबित किया कि नसें खोखली पाइप नहीं होती। ऐसी करीब 200 से ज्यादा गलतियां सुधारी उन्होंने। 200 से ज्यादा? हाँ, उनका सबसे बड़ा योगदान था एनाटॉमी को सिर्फ किताबी ज्ञान से निकालकर एक प्रैक्टिकल अनुभवजन्य विज्ञान बनाना। वो खुद विच्छेदन पर जोर देते थे, जिसे वो कहते थे प्रकृति की किताब पढ़ना। और इसी वजह से देखिए, आगे चलकर उनके छात्र रियाल्डो कोलंबो ने फुफ्फुसीय परिसंचरण की पुष्टि की, और फिर विलियम हार्वे ने, जो पडुआ से भी जुड़े थे, पूरे शरीर के रक्त परिसंचरण यानी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की खोज की। तो वेसालियस ने वाकई एनाटॉमी की पढ़ाई की दिशा ही बदल दी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आज भी छात्र उसी तरह सीखते हैं? मतलब वो पारंपरिक तरीके क्या हैं? पारंपरिक तरीकों में सबसे अहम तो है कैडावरिक विच्छेदन, यानी दान किए गए मानव शरीर का अध्ययन। हाँ, जो वेसालियस ने शुरू किया था। बिल्कुल। इससे हाथों से छूकर सीखने का, वो टैक्टाइल लर्निंग का अनुभव मिलता है, शरीर की 3D संरचना की गहरी समझ बनती है, और छात्र टीम में काम करना सीखते हैं। और इसके अलावा? इसके साथ ही लेक्चर होते हैं, डिडैक्टिक लेक्चर जिन्हें कहते हैं, और एटलस यानी तस्वीरों वाली मोटी मोटी किताबें, पाठ्य पुस्तकें, ये सब पारंपरिक तरीकों का हिस्सा है। और अब आधुनिक तरीके भी आ गए हैं ना, जैसे कंप्यूटर पर 3D मॉडल देखना या ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। 3D मॉडलिंग है, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया है, वर्चुअल विच्छेदन है। हाँ, मतलब स्क्रीन पर ही आप विच्छेदन कर सकते हैं। वर्चुअल विच्छेदन, ये तो कमाल है। हाँ, और सिमुलेशंस भी हैं, जैसे बहुत असली दिखने वाले पुतले, हाई फिडेलिटी मैनेकिन कहते हैं उन्हें, या फिर मिक्स्ड रियलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। इनके फायदे क्या हैं पारंपरिक तरीकों के मुकाबले? देखिए, फायदे कई हैं। ये सुलभ हैं, कहीं भी कभी भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आप बार बार दोहरा सकते हैं, मुश्किल चीजों को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं, विजुअलाइजेशन बेहतर होता है। हाँ, ये तो है। और आज के छात्र जो डिजिटल नेटिव हैं, उन्हें ये तरीके ज्यादा आकर्षक लगते हैं। साथ ही जहां दान में मिले शरीरों की कमी है या कुछ नैतिक या लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं, वहां ये एक अच्छा समाधान देते हैं। तो क्या इनकी तुलना की गई है कि कौन सा तरीका बेहतर काम करता है? हाँ, एक स्टडी हुई थी लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। उन्होंने MBBS के पहले साल के 120 छात्रों को लिया। अच्छा, भारत में? जी। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। ग्रुप A ने पारंपरिक तरीके से सीखा, शव विच्छेदन, लेक्चर, किताबें वगैरह। ग्रुप B ने आधुनिक तरीकों से सीखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, 3D मॉडल, ये सब। और नतीजा क्या निकला? कौन सा ग्रुप बेहतर रहा? नतीजा काफी साफ था। ग्रुप B यानी आधुनिक तरीकों से सीखने वालों ने टेस्ट में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। सिर्फ तुरंत बाद वाले टेस्ट में नहीं, बल्कि 3 महीने बाद लिए गए टेस्ट में भी। मतलब जानकारी ज्यादा समय तक याद रही। हाँ, ज्ञान का प्रतिधारण बेहतर था। पारंपरिक ग्रुप में ज्ञान भूलने की दर लगभग 9.8% थी, जबकि आधुनिक ग्रुप में सिर्फ 8.3%। ये तो महत्वपूर्ण अंतर है। और सिर्फ नंबर ही नहीं, ग्रुप B के छात्रों ने कहा कि उन्हें सीखने में ज्यादा मजा आया,
वो ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे थे, उन्हें सीखना आसान लगा और उनका आत्मविश्वास भी ज्यादा था। ये तो बड़ी बात है। तो इसका मतलब आधुनिक तरीके हर लिहाज से बेहतर हैं? नतीजों से तो ऐसा ही लगता है। शायद बार-बार देख पाने की सुविधा, खुद करके सीखने का सक्रिय मौका, अपनी रफ्तार से सीखने की आजादी और चीजों को साफ-साफ विजुअली देख पाना, ये सब मिलकर काम करते हैं। ये पारंपरिक तरीकों के जो अद्वितीय फायदे हैं, उन्हें बनाए रखते हुए आधुनिक तकनीक का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना। अच्छा। एक और बात जो आजकल बहुत जरूरी हो गई है, वो है सेक्शनल एनाटॉमी। सेक्शनल एनाटॉमी, ये क्या है? इसका मतलब है शरीर को परतों या टुकड़ों, सेक्शंस में समझना। ठीक वैसी ही जैसे सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन शरीर को दिखाते हैं। ओह अच्छा, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। आजकल जब डॉक्टर्स इलाज के लिए इन स्कैन्स पर इतना ज्यादा निर्भर करते हैं, तो उनके लिए शरीर को इसी तरह समझना बहुत जरूरी हो गया है। ये पारंपरिक पूरी बॉडी वाली एनाटॉमी और रेडियोलॉजी यानी इमेजिंग के बीच एक पुल का काम करती है। समझ गए, लेकिन ये पारंपरिक विच्छेदन जो आपने कहा इतना महत्वपूर्ण है, वो बिना शरीर दान के तो संभव ही नहीं है। सही बात है। और इसका भी अपना एक जटिल इतिहास और नैतिकता जुड़ी हुई है ना? हाँ बिल्कुल, शरीरदान का इतिहास थोड़ा परेशान करने वाला रहा है। पहले जमाने में, खासकर इंग्लैंड में, सिर्फ फांसी दिए गए अपराधियों के शरीर ही एनाटॉमी स्कूलों को मिलते थे। मर्डर एक्ट 1752 था। सिर्फ अपराधियों के? तो कमी पड़ती होगी। बहुत ज्यादा। और इसी कमी की वजह से कब्रों से शरीर चुराने का एक अवैध धंधा शुरू हो गया। बॉडी स्नैचिंग कहते थे इसे। रेजरेक्शनिस्ट कहलाते थे ये लोग। मैंने बर्क और हेयर के बारे में सुना है, स्कॉटलैंड में। उन्होंने तो शरीर बेचने के लिए हत्याएं तक की थीं। हाँ, वो बहुत ही भयावह घटनाएं थीं। इसी तरह की चीजों के दबाव में 1832 में यूके में एनाटॉमी एक्ट बना। अच्छा, उसने क्या बदला? उसने लावारिस लाशों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। मतलब जो गरीब थे या कैदी थे, जिनके परिवार वाले नहीं थे। इससे शरीरों की कमी तो कुछ पूरी हुई, लेकिन ये एक तरह का सामाजिक भेदभाव था। हाँ, ये तो ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। शुक्र है धीरे धीरे स्वैच्छिक दान की तरफ रुझान बढ़ा। जैसे अमेरिका में 1968 में यूनिफॉर्म एनाटॉमिकल गिफ्ट एक्ट आया। इसने शरीर दान की प्रक्रिया को मानकीकृत और व्यवस्थित किया। तो आज ये कैसे होता है? क्या इसके लिए पक्के नियम कायदे? हाँ, अब ये पूरी तरह व्यवस्थित और नैतिक तरीके से होता है। TEPARG जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे जरूरी चीज है सूचित लिखित सहमति, यानी इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट। मतलब पूरी जानकारी देकर सहमति लेना। बिल्कुल, ये कानूनी जरूरत भी है। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि शरीर का इस्तेमाल किस लिए होगा, पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए या दोनों के लिए, कितने समय तक रखा जाएगा, अवशेषों का क्या होगा, क्या उन्हें परिवार को लौटाया जाएगा या संस्थान अंतिम संस्कार करेगा, और क्या कोई खर्चा आएगा। दान करने वाले और उनके परिवार के लिए पूरी पारदर्शिता बहुत जरूरी है। क्या कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है या कुछ शर्तें हैं? और क्या इसके लिए कोई पैसा मिलता है? कुछ शर्तें होती हैं, जैसे अगर ऑटोप्सी हुई हो, कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई हो या कैंसर बहुत ज्यादा फैला हो, मेटास्टैटिक कैंसर, तो शायद शरीर स्वीकार न किया जाए। भ्रूण या बच्चों के शरीर आमतौर पर शिक्षण के लिए इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती। अच्छा, और पैसे? नहीं, शरीर दान के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। ये पूरी तरह से एक परोपकारी अल्ट्रुइस्टिक दान है। हाँ, संस्थान आमतौर पर शरीर को लाने, ले जाने और अंतिम संस्कार या दाह संस्कार का खर्च उठाते हैं। ये अंगदान से अलग है, जहां मामला अलग हो सकता है। क्या इसमें किसी तरह के गलत इस्तेमाल का खतरा है, जैसे शरीर के अंगों का व्यापार वगैरह? चिंताएं तो हैं। इसीलिए शरीर या उसके अंगों के आयात निर्यात पर सख्त नियमों की जरूरत है, ताकि कोई इससे व्यापारिक लाभ न कमाए, सिर्फ लागत वसूली हो। और वो जो प्रदर्शनियां होती हैं जिनमें प्लास्टिक वाले शरीर दिखाते हैं? हाँ, प्लास्टिनेटेड बॉडीज, उन पर भी नैतिक सवाल उठते हैं। क्या उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा है या मनोरंजन भी? क्या दाता ने इस तरह के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सहमति दी थी? ये सब जरूरी सवाल हैं। तो संस्थानों को क्या सावधानियां बरतनी होती हैं? उन्हें मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी SOPs अपनानी होती हैं, जैसे दान का पूरा रिकॉर्ड रखना, शरीर को सम्मान के साथ लाना, संरक्षित करना और अंत में निपटान करना। एक निगरानी समिति होनी चाहिए, सुरक्षित सुविधाएं हों, कर्मचारियों का टीकाकरण जरूरी है, छात्रों की भी स्क्रीनिंग की जाती है कि कहीं उनका कोई रिश्तेदार तो दाता नहीं है, और अगर कोई तस्वीर या वीडियो इस्तेमाल हो रहा है तो उसे बुरी तरह गुमनाम रखना जरूरी है। काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, स्विट्जरलैंड के लॉसन विश्वविद्यालय का एक उदाहरण है। वहां देखा गया कि दान बढ़ रहे हैं।
दान करने वालों की औसत उम्र करीब 85 साल है, लेकिन लोग दान करने का फैसला अक्सर 70 से 79 की उम्र में ले लेते हैं। मतलब घोषणा और मृत्यु के बीच काफी लंबा फासला हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए संपर्क जानकारी को अपडेट रखना भी संस्थानों के लिए एक चुनौती होती है। ये सब जानना वाकई जरूरी था। अब आखिर में इस पर आते हैं कि आज के इस हाईटेक दौर में इतनी तकनीक के बावजूद एनाटॉमी क्यों इतनी जरूरी बनी हुई है? देखिए, एनाटॉमी आज भी चिकित्सा की एकदम बुनियाद है, फाउंडेशन है। फिजियोलॉजी यानी शरीर कैसे काम करता है, पैथोलॉजी यानी बीमारियां कैसे होती हैं, और सर्जरी, इन सब का आधार एनाटॉमी ही है। कोई भी क्लिनिकल काम हो, चाहे वो नस से खून निकालने जैसा छोटा काम, वेनिपंक्चर हो, या अंग प्रत्यारोपण जैसा बड़ा ऑपरेशन, एनाटॉमी का ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए। और सही निदान के लिए भी। हाँ बिल्कुल, सटीक डायग्नोसिस के लिए ये बहुत अहम है। मान लीजिए किसी को नसों या मांसपेशियों की दिक्कत है, तो लक्षणों को सही ढंग से समझने और सही बीमारी तक पहुंचने के लिए एनाटॉमी की गहरी समझ जरूरी है। जितनी अच्छी समझ उतनी बेहतर निदान की सटीकता। और सर्जरी में तो इसका महत्व एकदम साफ दिखता होगा। अरे सर्जन के लिए तो ये जैसे एक नक्शा है। ऑपरेशन के दौरान शरीर के अंदर सही रास्ता ढूंढना, नाजुक अंगों को बचाना, जटिलताओं को कम करना और बेहतर नतीजे पाना, ये सब कुछ एनाटॉमी की गहरी समझ पर निर्भर करता है। खासकर मुश्किल ऑपरेशन में। हाँ, जैसे कोई ट्यूमर निकालना है या ट्रांसप्लांट करना है, इसमें शरीर की बनावट में जो सामान्य भिन्नताएं होती हैं, वेरिएशंस, उनका ज्ञान भी गलतियों से बचाता है। हर किसी का शरीर एकदम एक जैसा नहीं होता। और मेडिकल इमेजिंग का क्या, जैसे MRI, CT स्कैन, उनमें एनाटॉमी का क्या रोल है? उनके लिए तो एनाटॉमी अनिवार्य है। उन काली, सफ़ेद या रंगीन तस्वीरों को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि शरीर अंदर से कैसा दिखता है, कौन सा अंग कहाँ है, कैसा दिखता है। हाँ, वरना वो सिर्फ धब्बे लगेंगे। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की थी, सेक्शनल एनाटॉमी यही काम आती है। वो इन स्कैन और हमारे शरीर की 3D समझ के बीच का पुल है। और अब तो हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग आ गई है, 3D रिकंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI भी मदद कर रहा है। ये सब हमारी समझ को और बढ़ा रहे हैं। मतलब पढ़ाई का तरीका बेशक बदल रहा है, तकनीक आ रही है, लेकिन एनाटॉमी की अहमियत कम नहीं हुई है। सही कहा। आजकल पढ़ाई ज्यादा क्लिनिकल केस आधारित हो रही है, सिमुलेशन पर आधारित हो रही है, ताकि छात्र सिर्फ रटे नहीं बल्कि समस्या सुलझाना सीखें, तर्क करना सीखें। ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और वर्चुअल रियलिटी, VR जैसे नए टूल भी आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एनाटॉमी ही वो धागा है जो बेसिक साइंस को क्लिनिकल प्रैक्टिस से जोड़ता है। ये हमेशा जरूरी रहेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने एनाटॉमी सीखने के इस लंबे और दिलचस्प सफर को देखा। पुराने जमाने के अवलोकन और गैलन के लंबे असर से लेकर वेसालियस की क्रांति तक। फिर पढ़ाने के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों की तुलना, शरीर दान की अहमियत और उससे जुड़े नैतिक पहलू। और आखिर में आज की आधुनिक चिकित्सा और इमेजिंग की दुनिया में एनाटॉमी की मजबूत और स्थायी जगह तक। और सार यही निकलता है कि मानव शरीर की बनावट को समझना मौलिक है और हमेशा रहेगा। हाँ, इसे सीखने के तरीके जरूर बदलते रहे हैं और शायद सबसे अच्छा तरीका परंपरा और तकनीक का सही मिश्रण ही है। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जैसे जैसे आधुनिक तकनीक बढ़ रही है और शायद नैतिक कारणों से भी कई जगहों पर सीधे मानव शरीर पर विच्छेदन कम हो रहा है। हाँ, ये ट्रेंड दिख रहा है कुछ जगहों पर। तो क्या इसका असर उन स्पर्श आधारित कौशलों, उन टैक्टाइल स्किल्स पर पड़ेगा और उस एक खास तरह के मानवीय दृष्टिकोण पर जो शायद दान किए गए शरीर के साथ काम करने से ही आता है? इसका क्या दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इस पर मेडिकल जगत में बहस चल भी रही है। वो मानवीय पहलू, मृत्यु और शरीर के प्रति सम्मान का भाव, वो शायद स्क्रीन पर सीखना मुश्किल हो। और एक और विचार, भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हमारे शारीरिक ज्ञान को सीखने और इस्तेमाल करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? क्या AI कभी असली विच्छेदन के अनुभव या एक अनुभवी एनाटॉमिस्ट के मार्गदर्शन की जगह ले पाएगा? वाकई ये सोचने वाली बातें हैं। खैर, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं खत्म करते हैं।